Let me welcome all of you to the third lecture of Environment and Ventilation System in Mine। आज हम देखने वाले हैं मेथेन गैस, फायर डैम आखिर कैसे घटती है माइंस में, फायर डैम की घटना तथा कैसे होता है मेथेन का रूपांतरण। अर्थात फायर डैम क्या होता है इसके बारे में अच्छे से एनालाइज करेंगे, मेथेन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और ये जो फायर डैम की घटनाएं हैं माइंस में किस प्रकार से घटती है तो इसको देखने वाले हैं। तथा इसके बाद हम देखेंगे कि मेथेन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात स्थानांतरण कैसे होता है और ये जो स्ट्राटा होते हैं अर्थात परतें होती है वहाँ से किस प्रकार से निकलती है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं मेथेन के बारे में कि मेथेन गैस क्या होता है और किस मेथेन गैस क्यों डेंजरस होती है, क्या है अंडरग्राउंड माइंस के अंदर या कोल माइंस के अंदर। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम वायु की संरचना पढ़ चुके हैं, अर्थात वायु क्या होती है, किस टाइप से बनी होती है, कैसे मिलकर बनी होती है, ये हम देख चुके हैं। तथा जो माइंस में अशुद्धियाँ होती हैं वो किस प्रकार से वर्गीकृत की गई है ये हम देख चुके थे। उसके बाद ऑक्सीजन गैस के बारे में हम पढ़ चुके थे, अच्छे से देख चुके थे। उसके बाद हमें ऑक्सीजन का सामान्य प्रभाव कि ऑक्सीजन क्या इफ़ेक्ट डालती है हमारे शरीर पर जब हम काम करते हैं और इसकी कमी होती है तो। और इसके बाद हम देख चुके थे कि ऑक्सीजन की किस तरह से पता लगाया जाता है माइंस के अंदर। तथा इसके बाद हम नाइट्रोजन के बारे में भी देख चुके थे कि नाइट्रोजन के क्या क्या किस प्रकार की गैस है तथा इसके शारीरिक प्रभाव को भी देख चुके थे कि क्या नाइट्रोजन ज़्यादा होने पर हमारे शरीर को किस प्रकार से इफेक्टेड कर सकती है, किस टाइप के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं मेथेन। तो इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इन्वायरमेंट एंड वेंटिलेशन सिस्टम के जो सीरीज चल रही है उसमें। यह थर्ड लेक्चर है, इसमें हम देखने वाले हैं मेथेन। तो शुरू करते हैं। मेथेन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। मेथेन गैस खदान के लिए सबसे खतरनाक अर्थात डेंजर मानी जाती है क्योंकि ये थोड़ी से हीट में ही आग पकड़ लेती है। देखो मेथेन क्या होती है, जो ये सबसे डेंजरस गैस होती है और ये भी रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। लेकिन ये डेंजरस क्यों होती है, क्योंकि ये हल्की सी या थोड़ी सी के हीट में ही क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। इसका केमिकल फार्मूला CH4 होता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 0.555 होती है। अर्थात ये क्या होती है, हवा से भी हल्की होती है। हवा से हल्की होने की वजह से यह ऊपरी सतह पर मिलती है, ना कि निचली सतह पर अर्थात ज़मीन पर। तो ये हवा से हल्की है तो हमें जो माइंस में मिले, जो माइंस में वर्कर काम कर रहे होंगे तो उनके काम मिलेगी उनके ऊपरी सतह पर, मतलब कि जब इन्वायरमेंट होगा वहाँ पर ऊपरी सतह पर मिलेगी। तो अपन जब सांस लेंगे तो मेथेन ईजिली से अपने अंदर जा सकती है। आगे देखते हैं। मेथेन गैस बिना ऑक्सीजन के आग नहीं पकड़ सकती। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी गैस को या कोई भी चीज़ होती है उसको जलने के लिए, आग पकड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार क्या है, मेथेन भी बिना ऑक्सीजन के आग नहीं पकड़ सकती है। जब तक कि मेथेन को 12.5% ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग नहीं पकड़ सकती। तो तब तक इसको 12.5% ऑक्सीजन मिलती है या इतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, कम मिलती है या इसके बराबर मिलती है तभी आग पकड़ सकती है। इससे कम मिलती है तो ये आगे नहीं पकड़ सकती है। तो आगे देखते हैं एक्सप्लोजिव रेंज क्या होती है। तो मेथेन गैस की एक्सप्लोजिव रेंज जो होती है वो 5.4 से 14.8% तक मौजूद है और इसको यह पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिली तो
अर्थात एक्सप्लोजन का खतरा हो सकता है। अगर ये 14.8% पर मौजूद है, अर्थात ये बढ़ चुकी है और इसको यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, अर्थात ये विस्फोट हो जाएगी। आग पकड़ना एक अलग बात होती है और एक्सप्लोजन एक अलग बात होती है। तो एक्सप्लोजन में क्या होता है, इंस्टेंटली जो होता है वो विस्फोट होता है। तो यहाँ पर जो एक्सप्लोजन हो सकता है। आगे देखते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पर ये बढ़ती है। तो ये जो मीथेन कब बढ़ेगी, जब वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी। यह पानी में बहुत कम घुलनशील होती है। 100% भाग पानी में ये 3.3% ही घुलती है। तो जो मीथेन है ये पानी में क्या है, बहुत कम घुलनशील होती है। आगे देखते हैं, इसको हम मीथेन डिटेक्टर, फ्लेम सेफ्टी लैम्प या केमिकल एनालाइज से डिटेक्शन किया जा सकता है। तो जो मीथेन का पता लगाया जा सकता है वो मीथेन डिटेक्टर या फ्लेम सेफ्टी लैम्प या केमिकल एनालिसिस को पता लगाया जा सकता है। आई होप आपको मीथेन गैस के बारे में समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से इसको पढ़ें, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखते हैं, फायर डैम क्या होता है। फायर डैम, तो फायर डैम का तात्पर्य गैस या गैसों के मिश्रण से होता है। ये मिक्सचर ऑफ गैस होती है, एक सिंगल गैस भी हो सकती है। तो फायर डैम है लाइक एक्सप्लोजन। आगे देखते हैं, जो हवा के साथ मिलकर विस्फोट का कारण बन सकता है। तो जो फायर डैम होता है वो विस्फोट का कारण बन सकता है। यह गैस होती है या गैस का ही मिक्सचर होता है, बहुत सारी गैस मिलती है, बहुत सारी गैस मिलकर एक एक्सप्लोजन बन सकता है। या एक सिंगल जो गैस है, जैसे कि मीथेन के बारे में पढ़ा, अगर वो उसको अगर 14.8% से अगर उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिली तो अपन ने देखा कि एक्सप्लोजन हो सकता है। उसी प्रकार ये गैस या गैसों का मिश्रण हवा के साथ मिलकर विस्फोट का कारण बन सकता है या विस्फोट हो सकता है। क्योंकि हमने पहले लेक्चर अर्थात पहले जो वीडियो था या पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हवा क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर बनी होती है। जो अंडरग्राउंड माइंस या कोल माइंस या ओपन कास्ट कोल माइंस में उपस्थित मीथेन या गैसों जो गैसेस होती है, मीथेन या अन्य गैसें हवा के संपर्क में आने से क्या है, फायर डैम अर्थात एक्सप्लोजन हो सकता है। जैसे कि हम छोटी क्लास में देखते आए हैं कि इन्वायरमेंट में हमको बताया गया था कि जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 21% होती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है तथा नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 78% होती है। और अन्य गैसों की जो मात्रा बताई थी वो बता रखी थी 1%। तो जो 1% में 0.93 वो होती है अन्य गैसें तथा 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि जो ये हवा होती है वो किस टाइप से मिलकर बनी होती है, जो एक्सप्लोजन होता है वो क्रिएट कैसे होता है, हवा के संपर्क में आने से एक्सप्लोजन कैसे होता है, फायर डैम किस तरह से ये कारण किस कारण से हो सकता है। आगे देखते हैं, आम तौर पर ये स्ट्रटा अर्थात जो पर्दे से निकलने वाली गैसों के संदर्भित करता है। मुख्य रूप से मीथेन 80% से 90% अर्थात 80 से 96%, अन्य गैसें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन, एथिलीन और कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फेट हाइड्रोजन के साथ होता है। तो जो फायर डैम होता है तो मीथेन की कितनी % मात्रा हो सकती है, 80 से और या 96 भी हो सकती है। लेकिन अन्य जो गैस होती है वो ये भी हो सकती है, ये मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर या नाइट्रोजन के साथ मिलकर या एथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फेट तो इनके साथ मिलकर भी क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है या फायर डैम हो सकता है। आमतौर पर 10% नाइट्रोजन, 5% हाइड्रोकार्बन और 3 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी हो सकता है, या फिर क्या है अन्य गैस इतनी भी हो सकती है। तो 20% नाइट्रोजन और
50% कार्बन डाइऑक्साइड दर्ज किया गया है। तो जो एनालाइज किया गया है रिसर्च के दौरान, वो 20% नाइट्रोजन भी बहुत काफ़ी जगह 20% नाइट्रोजन भी मिला है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बहुत जगह 50% मिली है। तो ये 100 होते ही ये क्या एक्सप्लोजन हो सकता है, जैसे कि 50% कार्बन डाइऑक्साइड मिला और 50% ही मीथेन मिल गई, तो क्या है एक्सप्लोजन हो सकता है, फायर डैम्प हो सकता है। आगे चलते हैं। कोयले की कियारियों से निकलने वाला फायर डैम्प अक्सर जल वाष्प से संतृप्त होता है। तो ये संतृप्त क्या होता है? संतृप्त किसी विलयन या घोल की वह अवस्था जब उसमें किसी निश्चित पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुल चुकी होती है, तो उसे क्या है संतृप्त हो संतृप्त कहते हैं। तो जल वाष्प में क्या होता है, जो कोयले की खारों से सॉरी कोयले की क्यारों से जो फायर डैम होता है उसमें क्या है पूर्ण रूप से जल वाष्प होता है, ठीक है। तो वो जल वाष्प संतृप्त होता है, तो जब जाके क्या है वहाँ पे फायर डैम्प होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से पढ़ें और पहले लेक्चर को भी अच्छे से पढ़ें, सेकंड लेक्चर भी पढ़ें, और थर्ड लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आएगा। आगे देखते हैं फायर डैम की घटना। तो एक फायर डैम की घटना जो करने से होती है, फायर डैम की घटना कैसे घटती है देखते हैं। फायर डैम या मीथेन आमतौर पर कोयले की खानों में और कभी कभी कार्बन युक्त सेल्स से गुजरने वाली सुरंगों में पाया जाता है। ये कभी कभी सोने, तांबे, चांदी, सीसा, टिन, जस्ता, क्विकसिल्वर, नमक, सल्फर, लोहा, मिट्टी आदि की कुछ धातुओं की खानों में भी दर्ज किया गया है। तो ये फायर डैम की जो घटना होती है वो ये जो इस प्रकार की माइंसेस होती है सोने, तांबे, चांदी, टिन की, तो उनमें भी क्या है फायर डैम्प वहाँ पर भी क्या है ये फायर डैम की घटना वहाँ पर भी देखी जा चुकी है। सोने की खान में पाए जाने वाला मीथेन अक्सर बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। कुछ कोल माइंस या कोयला खदानों में मीथेन में 10% या उससे अधिक एथेन भी पाया गया है, जो पेट्रोलियम असर वाली चट्टानों से जुड़े कोयले के माप स्तर के कारण है। तो बहुत सी बार क्या है कोयले की जो माइंस होती है वो मीथेन से ज़्यादा वहाँ पे क्या है एथेन भी पाया जाता है, अन्य गैसें भी ज़्यादा पाई जाती है, तो उससे भी एक्सप्लोजन का खतरा हो सकता है, फायर डैम की घटना हो सकती है। आगे देखते हैं। मुख्य रूप से सेल्यूलोज C6, इसका केमिकल फॉर्मूला सेल्यूलोज का C6H10 और O5 का होल 2। और लिग्न का मतलब क्या होता है? सभी लकड़ी में उपस्थित एक जटिल गैर हाइड्रोकार्बन सुगंधित बहुलक होता है। तो जो लिग्न से बना वनस्पति पदार्थ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाले अधिशण तलछट के कारावास हेतु के तहत जीवाणु क्रिया द्वारा विघटित होता है। तो देखो यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है कि ये जो गैसेस रिलीज होती है वो क्या होता है, कोई तलछट होता है। तलछट का मतलब क्या होता है? वह पदार्थ जो किसी द्रव की नली में जम जाता है। अब जब अपन देखते हैं कि जब कोई पदार्थ जम जाता है तो वहाँ पे क्या स्मेल आने लगती है, तो वो भी गैस एक जनरेट करने लगती है, तो वहाँ पे भी एक गैस की तरह वहाँ पे क्या है ये विघटित हो जाती है। तो उस प्रकार से अगर ये ज़्यादा हो गया, जैसे कि अंडरग्राउंड में जाते जाते अगर अपन बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड में चले गए तो वहाँ पर बहुत से जो पदार्थ होते हैं वो क्या है जमे होते हैं, तो वहाँ पर भी क्या है अन्य प्रकार की गैसें पाई जाती है। तो उससे भी क्या है एक्सप्लोजन विघटित हो सकता है या विघटित होता है। तो वह जीवाणु क्या होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो इस प्रकार की गैसें छोड़ते हैं। आगे देखते हैं। यह प्रक्रिया जारी रहती है, जो जीवाणु होते हैं ये प्रक्रिया क्या है कंटिन्यूस रहते हैं, जारी रहती है। तो यह प्रक्रिया जारी रहती है क्योंकि कोयले का पदार्थ उच्च दबाव और तापमान के अधीन होता है, हालांकि कम तीव्रता के साथ दबाव और तापमान में। तो ये क्या है जो कोयला होता है वो क्या होता है, कोयले का जो पदार्थ उच्च दबाव और तापमान के अधीन होता है। कोयलाकरण के शुरुआती चरणों में अधिकांश मीथेन स्पेशल प्लायन के खराब कारावास को छोड़ देता है। जो कोयलाकरण की जो चरण होते हैं तो उसमें क्या है
वहाँ पर ये क्या है, अधिकांश मीथेन छोड़ती है। जो ये मैंने बोला ना अभी तलछट पे क्या होता है, वहाँ पे तलछट अधिशरण तलछट होता है, तो वहाँ पे क्या है बैक्टीरियाज होते हैं, ये बहुत टाइम से पदार्थ जम जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है ये जो 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 कम कम जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या छोड़ते हैं, अधिक मीथेन छोड़ते हैं। लेकिन इसे बड़े पैमाने पर उच्च श्रेणी के कोयले जैसे बिटुमिनस कोयले और एंथ्रासाइट कोयले में रखा जाता है। ये एक सामान्य अवकलन है। तो जिनके अंदर मीथेन ज़्यादा पाया जाता है वो अच्छा कोयला माना जाता है, इसके कहने का अर्थ ये है। यह सामान्य अवकलन है। उच्च श्रेणी के कोयले में अधिक मीथेन और निम्न श्रेणी के कोयले में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जो निम्न श्रेणी का होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, और जितना हाई क्वालिटी का कोल होगा उसके अंदर मीथेन की मात्रा ज़्यादा होगी। मीथेन कोल में अन्य आसन्न परतों में या तो छिद्रों में या दरारों में आदि में मुफ्त गैसें भरने के रूप में होता है। जो एक कोल्स के अंदर जो गैसें होती हैं उनके छिद्रों के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं या दरारों में क्या है ये गैसें भरी होती है। बदले में मीथेन मुख्य रूप से कोयले की सतह पर सोख लिया जाता है। जो मीथेन होता है क्या है, जो मीथेन गैस होती है वो क्या है, जो कोल होता है वो उसको ऊपर से सोखता है। ये कार्बनिक जो भौतिक बंध होता है इनकी ये प्रक्रिया फिजिक्स के द्वारा एनालाइज होती है, अर्थात ये भौतिक बंधन होता है। ठीक है, हालांकि यह आंशिक रूप से अवशोषित अवस्था में होता है जब गैस में कोयले की संरचना में इस प्रकार का ठोस घोल बनाते हुए विस्तृत किया जाता है। रशियन काम में पता चलता है कि शाफ्ट और मुफ्त मीथेन की सापेक्ष सामग्री गहराई पर या दूसरे शब्दों में कोयले के तापमान पर दबाव पर निर्भर करती है। तो जो रशियन में क्या है इससे पता चलता है कि कोयले की जितना तापमान या दबाव पर निर्भर करता है, या गहराई पर भी निर्भर करती है कि किसके अंदर कितना कौन सी गैस पाई जाती है। जैसे जैसे गहराई में अपन जाते हैं वैसे वैसे क्या है टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे जैसे अपन अर्थ के अंदर जाते हैं वैसे वैसे क्या है गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। आगे लिखा है, हालांकि कोयले में आम तौर पर कम सांद्रता होती है, 8 से 10%, कभी कभी 20 से 25% भी बढ़ जाती है, विशेष रूप से निम्न श्रेणी वाले कोयले में। तो इनकी सांद्रता क्या है, निम्न श्रेणी वाले कोयले में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी हो सकती है। छिद्र बहुत महीन होते हैं, अर्थात जी क्या है छिद्र बहुत कम छोटे छोटे होते हैं। इस प्रकार एक बड़े स्तर क्षेत्र की पेशकश करते हैं। 160 से 230 मिलियन मीटर के क्रम में सोखने के लिए ये एक इतने जो जो क्षेत्र होता है उसमें ये एक बड़ा क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन कम पारगम्यता के कारण गैस का एक बड़ा हिस्सा कोयले में ही सीमित रहता है। लेकिन क्या होता है, गैस पूर्ण रूप से कोयले के अंदर से बाहर नहीं निकलता है, चाहे वो मीथेन हो या अन्य गैस हो। तो हमने देखा था ना, आगे पढ़ा था कि जिस प्रकार एक मीथेन के जितने अंदर मीथेन गैस पाई जाएगी उतना ही अच्छा उसको कोयले को माना जाएगा, और जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जितने ज़्यादा होगा उसके अंदर क्या है निम्न श्रेणी का माना जाएगा। तो क्या है उसके जो भी कोयला होता है वो उसमें क्या है किसी न किसी प्रकार से यह गैसें विद्यमान रहती है। तो आगे देखते हैं, ये देखा गया है कि कोयले के टुकड़े 20 साल के भंडारण के बाद भी मीथेन सामग्री लगभग का 1/3 हिस्सा उसके अंदर क्या है बरकरार रहता है। अर्थात एक उसके अंदर 20 साल के बाद भी अगर कोयले को रखा जाता है तो उसका क्या है 1/3 हिस्सा उसके अंदर रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसे अच्छे से पढ़ें। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा। इसको एक बार 2 बार अच्छे से लिख के पढ़ें, और ये आपके आने वाले गैस टेस्टिंग के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अच्छे से पढ़ें। आगे देखते हैं, मिग्रेशन ऑफ मीथेन, अर्थात मीथेन का प्रवास या स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे होता है। उससे पहले हम एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। उसके अंदर जो गैस निकलती है वो कैसे निकलती है,
अंडरग्राउंड के अंदर या ओपन कास्ट के अंदर दरारों के अंदर किस तरह से निकलती है वो देख लेते। जैसे कि इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही अंदर से कोई गैस निकल रही है, मान लें थोड़ी देर के लिए मीथेन निकल रही है, तो जैसे ही हवा के संपर्क में आ रही है तो ये आग पकड़ ले रही है, अर्थात आग पकड़ रही है। इसमें ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे ही ये हवा के संपर्क में आती है कोई भी गैस, तो हम जानते हैं कि हवा के अंदर ऑक्सीजन और अन्य प्रकार की भी गैस रहती है, तो जैसे ही हवा के संपर्क में आ रही है तो आग पकड़ रही है। जैसे कि हम भी देखते हैं कि जब हम घर पे एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं तो जो गैस की टंकी होती है उसके अंदर जब गैस भरी होती है तो आग नहीं लगती है, लेकिन जैसे चूल्हे के अंदर हम निकालते हैं और लाइटर लगाते हैं या माचिस के तीली लगाते हैं तो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं मिग्रेशन ऑफ मीथेन अर्थात मीथेन का प्रवासन या स्थानांतरण। जब गैस कम दबाव वाले क्षेत्र में जाती है तो सीमित दबाव क्षेत्र के रिलीज होने पर मीथेन का क्या होता है, अवशोषण होता है। हालांकि माइक्रोक्रैक्स अर्थात सूक्ष्म दरारें और फिशर्स तेज़ी से स्थानांतरण के लिए रास्ता प्रदान करते हैं। माइक्रोपोर्स और माइक्रोक्लेवाज यानी सूक्ष्म दरारें के माध्यम से धीमी गति से प्रवासन होता है। मीथेन भी अधिशोषित अवस्था में छिद्र की सतह के साथ तब तक प्रवास करती है जब तक निम्न दाब वाले क्षेत्र पर नहीं पहुंच जाती, तब तक ये क्या होती है, अधिशोषित होती है। अर्थात जो मीथेन होती है या कोई भी गैस होती है वो क्या है, उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र से पहुंच जाती है। तो ये किसके द्वारा, ये जियोलॉजिकल फॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि जॉइंट्स हो गया या फिशर्स हो गए या डाइक हो गया, तो उनके माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। उससे क्या है, कहीं ज़्यादा टन कोयला वेस्टेज हो जाता है। तो ये किस प्रकार से होता है मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, तो देखते हैं। जैसे कि ये एक माइन से झारिया खोल फील्ड है, तो देखो इस प्रकार से जो ये दरारें हैं इसमें मीथेन आग पकड़ रही है। तो ये जो सूक्ष्म दरारें हैं यहाँ से क्या है, मीथेन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इससे बहुत ज़्यादा कोयला वेस्टेज हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो सूक्ष्म दरारें हैं या माइक्रोक्रैक्स से यहाँ से कोयला बाहर निकलता है, हवा के संपर्क में आने से ये जल जाता है। और ये आप देख पा रहे हो जैसे कि यहाँ पर एक माइंस में कोयले का खनन होता है, तो वहाँ पे भी क्या है, कोयला मीथेन में कनेक्टेड रहता है। तो जैसे ही ये हवा के संपर्क में आता है तो जल जाता है। इससे कहीं कोयला है जो वेस्टेज हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। भूवैज्ञानिक अर्थात जियोलॉजिकल संरचना जैसे फॉल्ट और जॉइंट्स अक्सर गैस प्रवास के लिए प्रमुख रास्ता प्रदान करते हैं। जैसे कि अभी अपन ने देखा था, जो दरारें थी या फॉल्ट्स या जॉइंट्स है, उसमें से क्या है वो रास्ता जो मीथेन थी वो क्या है, वहाँ से स्थानांतरण होती है एक स्थान से दूसरे स्थान से, वहाँ या फिर वहाँ से वो निकल रही थी। मीथेन प्रवास या स्थानांतरण के लिए मार्ग प्रदान करने के लिए डाइक और सिल्स कोयला निर्माण के संपर्क क्षेत्र को पर्याप्त रूप से कमज़ोर कर सकते हैं तथा मुड़ी हुई संरचना से गैस का प्रवास होता है, जिसमें मीथेन आमतौर पर एंटीक्लाइन और गुंबदों के शिखर पर जमा होता है। मीथेन क्या है, एंटीक्लाइन, अभी देखते हैं एंटीक्लाइन क्या होता है। जबकि सिंक्लाइन गैस की कमी होती है। एंटीक्लाइन में क्या होता है और सिंक्लाइन में क्या होता है मैं बताता हूँ अभी। इससे पहले देखते हैं फीचर्स। फीचर्स का मतलब होता है दरार। फीचर्स मतलब दरार, जो विशेष रूप से चट्टान या पृथ्वी में दरार या विभाजन द्वारा बनाई गई एक लंबी संकीर्ण उद्धाटन या टूटने की रेखा होती है। मतलब जो दरार होती है वो पृथ्वी क्या है, क्रैक्स होते हैं, जब जाके दरारें बनती है। एंटीक्लाइन क्या होता है,
एंटीक्लाइन स्तरीकृत चट्टान का एक सीज के आकार का तह जिसके स्तर शिखा मतलब ऊपर से नीचे की ओर ढलान होता है। मतलब एंटीक्लाइन में क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर ढलान होता है, जबकि सिक्लाइन में क्या होता है, सिक्लाइन में भी ऐसी ही है जिसमें इसमें अक्ष से ऊपर की ओर ढलान होता है। उसमें क्या होता है, एंटीक्लाइन में नीचे की ओर ढलान होता है, जबकि सिक्लाइन में क्या ऊपर की ओर ढलान होता है। तो जो गैस होती है वो इन फोल्ड्स या जॉइंट से या दरारें होती है, इनके अंदर से वो क्या निकलती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार इसे अच्छे से पढ़ें, मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगले जो टॉपिक होंगे वो होंगे मेथेन कंटेंट ऑफ कोल, अर्थात कोयले में मेथेन की मात्रा कितनी होती है, कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, और इमिशन ऑफ मेथेन अर्थात मेथेन का उत्सर्जन कैसे होता है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।